ई कॉमर्स सेगमेंट में एक बड़ा आईपीओ आ रहा है मीशो का, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा मार्केट में हो रही है, फिर चाहे कंपनी के बिजनेस मॉडल को लेकर हो या फिर लिस्टिंग गेन को लेकर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में, साथ ही बात करेंगे कंपनी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में, जिससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या है मीशो के आईपीओ में। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, जब इनका डीआरएच पे आया था तभी हमने कंपनी पर एनालिसिस शुरू किया था। तब एक चीज़ ऐसी थी कि जिसके बारे में हमको पता ही नहीं था, और वो ये थी कि ये जो कंपनी है मीशो, जनरली हमें यही लगता है कि मीशो इज़ कंपिटिटर ऑफ फ्लिपकार्ट, अमेजन, और उसी की तरह इनका बिजनेस मॉडल है। लेकिन जब हमने डीआरएच पे पढ़ी तो पहली चीज़ तो वही हो गई कि यार इनका बिजनेस मॉडल ही बहुत अलग है। जैसे कि अगर आप सेलर हो और आप अपना कोई प्रोडक्ट अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट पर बेच रहे हो तो आपको प्लेटफॉर्म को फीस देनी पड़ती है, 8% होगी, 10%, 12%, वॉटएवर। लेकिन मीशो पर अगर आप सेलर हो तो आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ता। फिर सवाल ये भी आता है कि अगर मीशो सेलर से पैसा नहीं ले रही है तो भाई रेवेन्यू कैसे कमा रही है। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो मैं आपको समझाता हूँ। जब शुरुआत में इन्होंने 2015 में अपना बिजनेस लॉन्च किया तब ये एक सोशल कॉमर्स रीसेलर प्लेटफॉर्म था। बाद में इन्होंने अपना जो पूरा बिजनेस है उसको पिवोट किया, यानी चेंज किया। अब ये जो बन गए हैं जीरो कमीशन प्लेटफॉर्म बने हैं। देखिए, एक चाइनीज जायंट है पिंदुओदुओ। अब ये जो कंपनी, शायद उसका नाम आप पहली बार सुन रहे होगे। जब हमने रिसर्च किया तो हम भी पहली बार ही सुन रहे थे। हमें लगा कि कोई छोटी मोटी कंपनियों की, चाइना की, सेम मॉडल उसका भी है, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम से वहाँ पर काम कर रही है। जब हमने सर्च किया कि भाई उस कंपनी का मार्केट कैप कितना है तो वो है $195 बिलियन, यानी 15 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। यानी रिसेंटली उसके मार्केट कैप ने अलीबाबा को भी पीछे छोड़ दिया है। इतनी बड़ी वो कंपनी आज बन गई है। तो इसका भी जो मॉडल है मीशो का, दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट। और दूसरी चीज़ क्या है कि जहाँ पर फ्लिपकार्ट और अमेजन पर बड़े ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं, मीशो का जो टारगेट है वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे ब्रांड्स हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं। उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाए जाए, और एक अफोर्डेबल प्राइसिंग वाले जो प्रोडक्ट रहते हैं जिनकी रेंज 200, 300, 500, 1000 रुपीज़ की हो, उस रेंज में यहाँ पर ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स आपको दिखेंगे। जो एवरेज टिकट साइज है इनकी 300-400 रुपीज़ की है, और पर्टिकुलर अच्छी खासी प्रेजेंस जो इनकी है वो Tier 2, Tier 3 और रूरल एरियाज़ में है, जहाँ पर बड़े प्लेयर्स अमेजन, फ्लिपकार्ट थोड़े स्लो है। तो ये तो हो गया इसका बिजनेस का स्ट्रक्चर। लेकिन अब भी सवाल वही है कि भाई कंपनी पैसा कमाती कैसे है। अब देखिए, कंपनी सेलर से तो पैसा ले नहीं रही है, तो फिर कंपनी पैसा किससे ले रही है। तो नंबर 1 कंपनी क्या है कि अपनी खुद की लॉजिस्टिक कंपनी इन्होंने शुरू की है, जिसका नाम है वेलमो। ये जो वेलमो है ये एसेट लाइट लॉजिस्टिक कंपनी है मीशो की ही। यानी कंपनी क्या करती है कि जो बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं जैसे कि डिलीवरी, शैडोफैक्स, एक्सप्रेस बीज, इनके साथ काम करके इनको जो लोकल प्लेयर्स है, लोकल लॉजिस्टिक प्लेयर्स है, उनसे जोड़ देती है, जिससे इनका डिलीवरी टाइम थोड़ा फास्ट हो जाता है और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इनकी बच जाती है, मतलब कम लगती है थोड़ी। तो ये जो वेलमो है मीशो को 9 लाख से ज़्यादा डेली ऑर्डर्स को मैनेज करने में मदद कर रहा है। इसने 3000 से ज़्यादा लोकल लॉजिस्टिक पार्टनर ऑनबोर्ड किए हैं, जिससे इनकी जो लास्ट माइल डिलीवरी है रूरल एरियाज़ में, Tier 3 में, वो थोड़ी आसान हो जाए। तो ये जो वेलमो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर लॉजिस्टिक के जरिए लोग पैसा कमाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब यहाँ पर सेलर को कोई कॉस्ट नहीं लगते, तो बहुत सारे सेलर्स के उन्होंने अट्रैक्ट किया है। द मोर द सेलर, द मोर द प्रोडक्ट्स, द मोर द ट्रांजेक्शन्स। अब इसकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारे सेलर हो गए, उनके बीच कंपटीशन हो गई। तो वहाँ पर सेलर्स को एडवर्टीजमेंट ये लोग बेचते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको कुछ एडवर्टीजमेंट के स्पॉट्स हमारे पास है, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और एडवर्टीजमेंट के साथ साथ ये कुछ एनालिटिक्स टूल भी सब्सक्रिप्शन बेसिस पर प्रोवाइड करते हैं अपने सेलर को, और यहाँ से इनका अच्छा खासा रेवेन्यू बन जाता है। तो इन सारी चीज़ों से कितना आता है रेवेन्यू, चलिए उसकी भी बात करते हैं। देखिए, इनकी अगर ऑर्डर प्लेसमेंट की बात करूँ तो इनकी RHP के अनुसार 2023 में 102 करोड़ ऑर्डर्स यहाँ पर प्लेस हुए थे इनके प्लेटफॉर्म पर। अगले साल ये नंबर 134 करोड़ पर चला गया, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी 2025 में ये चला गया 183 करोड़ पर। और वहीं पर रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू पिछले 2 सालों में 5700 करोड़ से बढ़कर 9400 करोड़ हुआ है, यानी कंपाउंडेड सालाना लगभग 28% से ये बढ़ा है। यानी कि जो कंपनी का यूनिक मॉडल है, जो बाकी ई कॉमर्स कंपनी से अलग है, ये रेवेन्यू के मामले में तो वर्कआउट कर रहा है। और फिर सवाल ये भी आता है कि एग्जैक्टली कंपनी क्या कुछ चीज़ें बेच रही है प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो कंपनी का जो एपरल यानी जो कपड़े वगैरह जो है वो लोग ज़्यादा लेते थे 2023 तक। अभी रिसेंटली थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो गया है इनका पोर्टफोलियो। अभी एपरल के अलावा फुटवेयर हो गया, उसके बाद होम किचन फर्निशिंग्स, इसका भी मार्केट शेयर इनका लगातार बढ़ रहा है। तो घर की छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर बेची जा रही है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए मीशो पर तो एपरल्स बेचे जा रहे हैं। तो इसका एक कारण ये भी कि बहुत सारी लेडीज़ ये प्लेटफॉर्म यूज़ करती है अपने कपड़े वगैरह खरीदने के लिए। तो एपरल्स का जो फ्लो है इनका वो काफ़ी ज़्यादा है। रेवेन्यू की बात हो गई, अब आते हैं एक्सपेंस की।
तो एक्सपेंस में सबसे बड़ा जो एक्सपेंस इनका है वो है लॉजिस्टिक एंड फुलफिलमेंट का, जहां पर पिछले फाइनेंशियल ईयर में उनका लॉजिस्टिक और फुलफिलमेंट का जो एक्सपेंस था वो था 7,352 करोड़ का, यानी कि डिलीवरी पार्टी है जहां पर सबसे ज्यादा इनका खर्चा हो रहा है। बाद में बच कितना रहा है वो देखना भी जरूरी है। तो यहाँ पर एक जो कंसर्न है कंपनी का वो ये है कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का लॉस 1500 करोड़ था, फिर FY24 पर ये कम होकर 323 करोड़ पर आया और फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये फिर से बढ़कर 3,945 करोड़ हुआ। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। कैच ये है कि ये जो कंपनी पहले यूएस बेस्ड थी, लेकिन अभी इनको आईपीओ लाना था तो इंडिया में वापस आना पड़ा, जैसे ग्रो के केस में भी हुआ। अब फोन पे के केस में भी सेम ही हो रहा है, वो भी सिंगापुर से इंडिया आ रहे हैं। अभी हुआ क्या कि ये यूएस में क्यों बेस्ड थे पहले और अभी इंडिया क्यों आ रहे हैं, इसका अगर एक छोटा सा आंसर आपको बता दूं तो बहुत सारे जो इंडियन स्टार्टअप्स थे वो फंडिंग रीजन की वजह से, टेक टैलेंट की वजह से यूएस बेस्ड थे। फिर बाद में इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज़ें पसंद नहीं आई कि ज़्यादातर स्टार्टअप्स काम इंडिया में कर रहे हैं लेकिन बेस्ड वहाँ पर है यूएस पर, तो इन्होंने कुछ इस तरह के टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए जिससे अब इन कंपनी को तकलीफ हो रही है थोड़ी। तो आईपीओ के टाइम ऑफकोर्स इन कंपनी को इंडिया बेस्ड होना पड़ेगा। अब जब ये यूएस से इंडिया बेस्ड हो रहे हैं तब उनको काफ़ी सारी जो टैक्सेस है वो वन शॉट में पे करने पड़ रहे हैं। ग्रो के केस में भी एक बड़े टैक्सेस इनको पे करने पड़े। मीशो के केस में देखें तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए इनको 2,486 करोड़ का टैक्स पे करना पड़ा, लगभग 2,500 करोड़ का। और उसके बाद ईसॉप रिलेटेड टैक्सेस और अदर रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसेस जो इनको लगे इसमें वो अलग से 1,346 करोड़ हुए। यानी अगर इन दो बड़े एक्सपेंसेस को अगर हटा दे जो वन टाइम एक्सपेंसेस है तो कंपनी का लॉस है वो कम होकर 108 करोड़ पर आया है। तो इसमें एक अच्छी बात भी है, बुरी भी है। कौन सी पहले आपको बताऊँ? अच्छी बात यह है कि लॉसेस कम हो रहे हैं और अच्छी खासी स्पीड से कम हुए हैं, लेकिन बुरी बात बोलूँ तो कंपनी अभी भी लॉस में है। बैलेंस शीट वगैरह देखो इनकी, तो एक अच्छी चीज़ है कि भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग किसी भी तरह की कंपनी के ऊपर नहीं है। और कैश फ्लो पे अगर मैं नज़र डालूँ तो 539 की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इनकी थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि बिजनेस कैश फ्लो कंपनी में चल रहा है। वैल्यूएशन की बात करूँगा। अब वैल्यूएशन में दो चीज़ें आती हैं, एक है लिस्टिंग गेन और दूसरा है कि भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या वैल्यूएशन है। तो लिस्टिंग गेन की अगर मैं बात करूं तो राइट नाउ एट द टाइम ऑफ शूट कंपनी का जो जीएमपी है ग्रे मार्केट प्रीमियम वो काफ़ी ज़्यादा है। करंटली 41-42% चल रहा है। 4-5 दिन पहले मैंने देखा था 30% था, करंटली 41% है, जो कि आउटस्टैंडिंग है। तो जनरली मैंने ये देखा है कि जब जब किसी भी कंपनी का जीएमपी 15-20% से ज़्यादा हो और साथ ही अगर उस आईपीओ को पहले 2 दिनों में 9 to 10 टाइम्स से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन मिलता है तो लिस्टिंग गेन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम, इसका एग्जैक्ट ये मतलब नहीं कि उतना ही मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में नहीं भी होता है। तो जीएमपी तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन की। तो देखिए लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन में यहाँ पर तकलीफ ये है कि इस सेगमेंट की पहली ये कंपनी है जो लिस्ट हो रही है, तो कंपेयर करने के लिए कोई और प्लेयर्स नहीं है। उससे भी ज़्यादा बड़ी तकलीफ ये है कि कंपनी लॉस में है। जो हम जनरल रेशियोज यूज़ करते हैं जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंपनी को वैल्यू करने में, वो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको वैल्यूएशन निकालना है तो आपको आने वाले कुछ क्वार्टर्स का इंतजार करना पड़ेगा और एक बार कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो उस हिसाब से आपको वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। अब देखिए जो पिंदोदुओ की मैंने बात की पहले, ये चाइना की, जहाँ पर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका जस्ट मैं पिछले क्वार्टर का यानी तिमाही का नेट प्रॉफिट देख रहा था। सो दैट इज समवेयर अराउंड $4.4 बिलियन, यानी 35-40 हज़ार करोड़ का एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट इन कंपनीज़ का है। और वहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो कंपनी है पिंदोदुओ जैसी, ये लोकल मार्केट को तो सर्व कर रही है, साथ ही एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है लोकल मैन्युफैक्चरर्स को। कोई प्रोडक्ट बेचा है वाया पिंदोदुओ, अदर कंपनीज कैन बाय इट इन बल्क। अगर उस तरह का इकोसिस्टम इंडिया में तैयार होता है छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स का, जो एक्सपोर्ट पर फोकस कर दिया कि भाई सिर्फ इंडिया में नहीं बेचेंगे, हम इसको आजू बाजू की कंट्री में बेचेंगे, यूरोप में बेचेंगे, अमेरिका में बेचेंगे, तो उस तरह की चीज़ें अगर होने लगती है और उसमें इन लोकल एंटरप्रेन्योर्स को अगर मीशो हेल्प करता है, तब ये गेम काफ़ी बड़ा मेरे हिसाब से हो सकता है जिस हिसाब से पिंदोदुओ ने खेला है। तो ये था ओवरऑल मीशो का आईपीओ, और इसमें डीआरएचपी में कुछ रिस्क भी लिखे गए हैं, जैसे कि रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, और इसीलिए जो वेलमो इन्होंने बनाया है ये प्लेटफॉर्म इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। अनदर रिस्क इन्होंने बताया कि भाई प्रॉफिटेबल हम नहीं हैं। उसके बाद एक और रिस्क इन्होंने यहाँ पर बताया है कि COD कैश ऑन डिलीवरी ड्रीवन इनका सेगमेंट चल रहा है Tier 2 और Tier 3 का, कि वहाँ की 75% जो ऑर्डर्स है वो कैश ऑन डिलीवरी की है, जो लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए रिस्क हो सकता है। तो आई होप मीशो के केस में सारी क्लैरिटी आपको मिल चुकी होगी। अब इसके रिलेटेड कोई भी आपके सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिलहाल यहीं पर रुकते हैं और नेक्स्ट IPO कौन सा आपको चाहिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।